अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। हर सुबह 9 से 11 बजे थोड़ा करीब आ जाना दिया। हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत पीछे हो गई। हर सुबह जी तो लाइव 9 से 11 बजे तक मैं नादिया खान, ज़ोहेब हसन, क्या कंफ्यूज कर दिया। अच्छा भला खड़ी थी यार, क्या मतलब? देखिए जो अपनी जगह पे एक दफा जम जाए ना, उसको छेड़ते नहीं, उसको हिलाते नहीं। नहीं बता ना, जगह आपकी ये है। आप ई जगह के से पास, मेरी जगह है ई के पास, ये ई के पास। कैसी हैं आप? फ्रेश लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कि मतलब मुझे बताएं, ड्रामे भी देखो, खबरें भी देखो, और खबर पे नजर रखो। मतलब बच्चों से ज्यादा मेरा स्क्रीन टाइम हो गया। अब तो मैंने और काम शुरू किया कि गाड़ी में आप ड्रामे सुनते हुए भी जा सकते हैं। देखिए इसी को तो, इन्हीं को तो नादिया खान कहते हैं। हाँ, क्या बात है। मतलब फर्क क्या है? जिम में लोग म्यूजिक सुनते हैं, मैं खबरें सुन रही होती हूँ। तो अजीब जिंदगी जो है ना, पलट सी गई। नहीं मल्टीटास्किंग में तो आप ज़रा माहिर है ना भाई। अच्छा, तो ये आज के शो में बताते हैं भाई क्या क्या है हमारे पास। पाकिस्तान और यूएस की टैरिफ डील की हम बात कर रहे हैं, मुआहिदों की बात कर रहे हैं, बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वर्चुअल एसेट्स बिटकॉइन को आपने देखा कि पाकिस्तान में उसकी भी माइनिंग शुरू हो गई है। फिर इसके साथ साथ मादनियात के बड़े मामलात हैं, ठीक है, तो उसमें पाइपलाइन पे बड़े मंसूबे हैं। तो ये टैरिफ डील मुकम्मल हो गया। अब इसकी डिटेल्स जैसे जैसे आएंगे वो बताएंगे, लेकिन हमारे वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, टाइल्स जो मुस्तहकम होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, वो एक खुशाइन बात। बिल्कुल, मैं ट्रम्प से सीखा है भाई कि भी कोई कितना बड़ा मसला क्यों ना हो, आप ट्रेड और लेन देन के जरिए जो है ना उसका हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये भी है कि देखिए IMF के साथ मुज़ाकरात, स्टाफ लेवल की सतह पर मुज़ाकरात, और वो भी कामयाबी से तय पाए हैं। और $1.2 बिलियन की पाकिस्तान को एक किस्त मिलेगी, क्योंकि IMF पे डिपेंडेंट है अभी हम। तो उनकी जो शराइत है ज़ाहिर है वो पूरी हमने करनी है। मतलब तो इसकी खुशी भी होती है, पता दुख भी होता है कि अभी कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कि अभी इस वक्त जरूरत है ऑब्वियसली, तो इसलिए। और चाइना का भी इस पे रिस्पॉन्स है। हम ये कह रहे थे ना कि चाइना का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। यूएस के साथ तो हम डील कर रहे हैं, लेकिन चाइना क्या सोचेगा इस बारे में। तो चाइना ने कहा है कि देखिए हम मादनियात से मुताल्लिक और माइनिंग से मुताल्लिक बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना के मामला ठीक हैं, और कॉन्फिडेंस में हमें लिया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कोई तशवीश है इस बारे में। मुझे लगता है इतना बड़ा चैलेंज है कि आप दो बड़ी सुपर पावर्स को, जिनकी आपस में कोई खास बनती नहीं है, उनके साथ बना के रखना, ये इसमें भी डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, प्लानिंग, समझदारी, बहुत कुछ आता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जनाब CMKP की आज ओथ टेकिंग है, सेरेमनी है, और इस ओथ टेकिंग से पहले ये कहाँ तक पहुंचा? मुझे पता है ये बहुत ही ये मामला लॉजिकल मसला लग रहा है। नहीं लॉजिकल एंड तक पहुंच चुका है ये मामला। शुक्र। क्योंकि उसमें हम जरा एक शॉर्ट नोट भी दिखाएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। वो शॉर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनका जो कहने का अंदाज है गवर्नर KP को, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे तो मजा आएगा आपको देखने में। तो उन्होंने कहा है कि भाई फौरन पहुंचे गवर्नर, और जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है उसको अदा करें। तो आज 4 बजे ये वोट टेकिंग होने वाली है। लेकिन ये कि JUI गई हुई है अदालत में, तो वो क्यों गई है? वो ये कहते हैं कि भाई अभी तक जब एक्सेप्ट नहीं हुआ इस्तीफा, तो फिर कैसे दूसरे CM का इंतखाब हो गया, तो ये नल एंड वॉइड किया जाए। तो खैर ये हम बात करेंगे। फिर गाजा में जो वापसी हुई है नादिया, उफ, मैंने कल ऐसी कुछ वीडियोस देखी, मैं इतना इमोशनल में हुई, मैं रोई भी वो वीडियोस देख के कि जो वापस आए हॉस्टेजेस, फ़लस्तीनी लोग वापस आए, और उनके जो जज्बात, वो खुशी, वो वीडियोस मैंने ज़िंदगी में ऐसी इतनी इफेक्टिव, ऐसी इंटेंस इमोशनल वीडियोस नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो उसमें हम बात करेंगे, वो मजीद वीडियोस भी दिखाएंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट जारी है। 277 रन के ताकुब में साउथ अफ्रीका की टीम 51 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए, और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है मैच। अभी किसी भी तरफ जाएगा, पाकिस्तान के हाथ में वैसे नजर आ रही है मैच। अच्छा, तो ड्रॉ नहीं होने वाला, इस मैच का रिजल्ट निकलेगा जरूर। अच्छा जी, और फिर कराची में हम ई चालान और जो जराइम वगैरह, लाहौर में तो ऐसे सॉलिड हो रहे हैं। मेरी कल किसी से बात हुई, वो बता रहे साहब कि 1 महीने में इनके 30,000 के जो बाइक वायलेशंस है उसके उनको आ गए हैं फाइन्स। जी हाँ, आप देखें ना, आपको अब सख्ती हो गई है, करना पड़ेगा, अब फॉलो करना पड़ेगा रूल्स को, बहुत जरूरी है। अच्छा, हम थोड़ा सा ड्रामा मोहल्ला के बारे में भी बात करेंगे। महा जो इसमें लीड कास्ट में एक एक्टर है, बहुत जबरदस्त इसमें एक्टर्स हैं। महा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत मजे का फनी ड्रामा है। कौन सी वाली है? उस पर भी बात करेंगे। महा इज राइट देयर, मैंने इसका टेलीफिल्म भी की है, बड़ी कमाल एक्टर।
एक्टर है, लेकिन इतने सीरियस सीरियस एक्टर्स इतनी फनी एक्टिंग करें। और जो इसमें दूल्हा है वो जावेद शेख हैं। अच्छा, इनसे शादी हो रही है। मैं स्टोरीज को ब्रेक में सुनाती हूँ। बहरहाल इट्स अ लॉट ऑफ फन। और मोहल्ले के जो मसाइल और पॉलिटिक्स होते हैं और जो गोल्ड डिगर्स लड़कियां या लड़के जो होते हैं उनसे भी, उनके बारे में आंटी का किरदार भी होगा इसमें। नहीं, इसमें तो इन्होंने तबाही की है यंगस्टर्स ने। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद टैरिफ डील तय पा चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआविन अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात की है, जिसमें वर्चुअल असासों और उसकी रेगुलेशन से मुताल्लिक कानून साजी पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और जो बिजनेस टाइज बढ़ते जा रहे हैं यूएस के, फिर टैरिफ के मामला आपको पता है ना कि 50% से ऊपर इंडिया पर टैरिफ लग गया और पाकिस्तान का तो अभी, और चाइना पे भी काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल ऐसी। तो सैयद मोहम्मद अली साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने राइज एंड शाइन में वक्त दिया हमें। सर सबसे पहले हम यही बात करते हैं, पाकिस्तान और यूएस की जो टाइज हैं इनकी हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। कल भी हमने वो जो मनाजिर देखे, वो जो पीस डील हो रही थी उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वो जैसे रिस्पॉन्ड किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आगाज कीजिए गुफ्तगू का। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि तीन पहलू उसके बड़े अहम हैं। एक तो ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसमें रोज़ाना पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है हर डोमेन में, वो सिक्योरिटी हो, डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि अब आप देखें कि आलम इस्लाम का भी एक अहम मुल्क समझा जाता है और एक बड़ी ताकत समझा जाता है। और इसके साथ ताउन जो है वो अरब ममालिक अपनी सलामती के हवाले से भी बड़ा ज़रूरी समझते हैं। और तीसरी बात यह है कि अब हमारी जो रियासत है उसमें भी आपने देखा कि एक सोच में तब्दीली आई है कि हमने बहुत अरसे तक जो है जिस तरह अपने अफगान भाइयों को अपने घरों में बसाया, लेकिन आपने देखा हमारी रियासत ने ये रियलाइज़ किया कि पिछले 78 साल में जितनी भारत के साथ जंगें हुई हैं उन जंगों में पाकिस्तान ने भारत की दुश्मनी में इतना नुकसान नहीं उठाया जितना अफगानिस्तान की दोस्ती में उठाया है। तो अब हम जो है ज़्यादा एक आहनी हाथ से निपट रहे हैं क्रिमिनल और टेररिस्ट एलिमेंट से, और ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ हमारे अवाम के एतमाद में भी इजाफा कर रही हैं और आलमी बरादरी भी हमें ज़्यादा एहतराम की निगाह से देख रही है कि न सिर्फ पाकिस्तान एक आलमी अमन की अलंबरदार है, दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल की ताकत है, इलाके को में अमन को बरकरार रखने में अपना रोल प्ले कर रही है, बल्कि हमारी इकॉनमी भी इस तरह ग्रो कर रही है कि अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं। जी सर, ज़रा ये बताइएगा कि थोड़ा सा ज़रा आसानी हो समझने में कि वो ममालिक जिनके ऊपर टैरिफ बहुत ज़्यादा यूएस ने लगाया है, 100% हो गया, 50% हो गया, तो अब उनकी इकॉनमी पे उसके असरात आने शुरू हो गए, एंड व्हाट डज इट मीन फॉर देम इन द फ्यूचर? देखिए, सदर ट्रंप की जो खारजा पॉलिसी है उसका बुनियादी जो महवर है वो चूंकि खुद भी बिजनेसमैन है, वो ये है कि माशी दबाव को वो इस्तेमाल करते हैं दोस्त और दुश्मन दोनों के खिलाफ। और जो उनके मर्जी या तवक्को के मुताबिक खारजा पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी नहीं बनाता तो उस पर वो शदीद पाबंदियां लगाते हैं और शदीद टैरिफ लगाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल भारत की है कि आपने देखा कि 100% टैरिफ की बात की क्योंकि उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी कि वो रूस से तेल नहीं लेना चाहते। तो मैं समझता हूं कि फिर आपने देखा कि मार्केट एक्सेस भी वो अमेरिका को उतना नहीं दे रहे जितना कि अमेरिका चाहता है, और वो अपने किसानों और छोटे सनतकारों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत तशवीश है, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े सख्त टैरिफ उनको लगाए हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है, आपने देखा कि हमने तमाम मसाइल को गुश्तो शनीद के जरिए, सिफारतकारी के जरिए। सवाल फिर वही है कि उनकी इकोनॉमी को इसका क्या कितना बड़ा धचका लगेगा और वो इफेक्ट्स क्या शो होने लग गए हैं, उनको क्या उससे नुकसान होगा? जी, मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ा धचका लगा है और लग रहा है और लगता रहेगा। देखें, भारत की एग्जांपल दे देता हूँ, $87 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका की तरफ, और अगर उस पर 100% टैरिफ लग जाता है तो असेसमेंट ये है कि 50% उनकी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा उनकी इकोनॉमी को, उनकी इंडस्ट्री को, उनके एक्सपोर्टर को, उनकी मीशत को धचका लगेगा। इसी तरह चीन का आपने वो कितना इफेक्ट होंगे? वो भी देखें, चीन जो है, ये हकीकत है कि चीन
की जो इकोनॉमिक राइज है उसमें एक बड़ा रोल जो है मगरबी यूरोप और अमेरिका की मार्केट एक्सेस का है, क्योंकि अमेरिका और मगरबी यूरोप जो G7 कंट्रीज हैं वो उनकी सबसे ज्यादा बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। तो अगर इन हाई टैरिफ्स की वजह से उनकी जो है मार्केट एक्सेस कम होती है तो चाइना की जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू उस पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। और अभी फौरी तौर पर जो तीसरी दुनिया या ग्लोबल साउथ के ममालिक की मंडियां हैं वो इतने बड़े पैमाने पे उसको कंपेंसेट फौरी तौर पे नहीं कर सकती। जी अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि चीन की तरफ से हम ये सोच रहे थे जब यूएस से बढ़ते ताल्लुकात थे कि चीन को इस पर तशवीश होगी, लेकिन कल ये बयान चीन की तरफ से मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई इस किस्म के कंसर्न्स नहीं है और पाकिस्तान से हम मुसलसल राब्ते में माइंस एंड मिनरल से मुताल्लिक हो, मादनियात से मुताल्लिक हो, माइनिंग से मुताल्लिक हो, तो हमें कोई तशवीश नहीं है। तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है ना, क्योंकि हमारे लिए बैलेंस ज़रा मुश्किल हो जाता है ये करना कि अगर हमारा देरीना दोस्त नाराज होता है किसी मामले से को लेकर, लेकिन उनका वाज़ेह बयान आ गया। देखिए, इस पे दो चीजें वाजे करना बड़ा जरूरी है। पहली बात यह है कि जो हमारे माशी ताउन के मंसूबे चीन के साथ हों या अमेरिका के साथ हों, उसको हम सिक्योरिटी के ताल्लुकात से अलग रख के देखते हैं। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये, दो तरफा सतह पे जो मंसूबे बढ़ रहे हैं, मतलब अमेरिकी कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है माइनिंग मिनरल में, तो उसका कोई चीन की कंपनी के साथ जो एक और मंसूबे में या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि या हम अमेरिका की इन्वेस्टमेंट लेंगे या हम चीन की इन्वेस्टमेंट लेंगे। भाई अगर पाकिस्तान में हाइपोथेटिकली 4 माइंस हों, उसमें कुछ माइंस जो हैं हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर चाइना के साथ कर सकते हैं, कुछ में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी करते हैं। मैं क्विक एग्जांपल आपको दे दूं, 35 साल में पाकिस्तान में जितनी भी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन हुई है उसमें दुनिया की बेहतरीन कंपनियों ने आके वहां पे एक्सप्लोरेशन की है। फ्रांस की श्लम्बर्जर कंपनी है, OMV है, ऑस्ट्रिया की कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, प्रीमियर ऑयल है, कादिरपुर गैस फील्ड है। ये पूरी दुनिया की कंपनी, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं और कमर्शियल बेसिस के ऊपर इनको नेगोशिएट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक कंपनी को बुला रहे हैं तो फिर दूसरी कंपनी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। तो इस चीज को वाजे करना बहुत जरूरी है। और ये जो मादनियात की बात हो रही है, इसमें अब आप पाकिस्तान को अगले 15 साल में कहाँ देखते हैं कि कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? और फिर ये इस तरह के जो मुआहदे होते हैं इसमें पाकिस्तान के एज ही रहे, फ़ायदा ही हो, और वो बड़ा ज़रूरी है जानना कि किस तरह के उसमें मुआहदे हो रहे हैं। बहुत अहम सवाल किया आपने नादिया। मैं समझता हूँ कि इन मुआहदों में आई एम श्योर बहुत ज्यादा एहतियात और डिटेल, अटेंशन टू डिटेल को मद्देनजर रखा जाएगा। बिकॉज़ वी डोंट वांट टू एंड अप लाइक अफ्रीका। हमें वो ब्लड डायमंड नहीं चाहिए यहाँ। आपने बहुत अहम बात की, जो एक्सप्लॉयटेशन का सामना वसाइल के बावजूद अफ्रीका ने किया, वो हमारे लिए एक एग्जांपल है कि व्हाट नॉट टू डू। और हमने इन्वायरमेंट को, लोकल कम्युनिटी को डेवलप करना, आम वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना, ये तमाम चीजें जो होती हैं इन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स में मद्देनजर रखी जाती हैं। और बहुत जरूरी है कि हम एक ब्रॉड बेस्ड तरीके से चले, इनको खारजा पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी से अलग देखें और बायलैटरल लेवल पर पाकिस्तान जो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है उसमें तमाम ममालिक के साथ दो तरफा ताउन करें। इसमें ना सिक्योरिटी के एंगल को देखने की जरूरत है, ना स्ट्रेटेजिक टाइज, और ना ये कि जनाब अगर आप एक के साथ मंसूबे में मुंसलिक हो रहे हैं तो दूसरा मंसूबा किसी दूसरे मुल्क। अभी देखें UAE को देखें, UAE जो है, कतर है, ये जो अरब ममालिक हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, मिडिल ईस्ट में आप रही भी हैं, आप जानती हैं कि देखें वो उनमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी है, ब्रिटिश भी है, चाइनीज भी है। तो पता नहीं हमें ये इतना मसला क्यों हो जाता है कि अगर एक के साथ हमने ताउन किया तो इसका मतलब है कि दूसरा नाराज हो जाएगा। हमें एक जिम्मेदार और कॉन्फिडेंट कौम के तौर पे निगोशिएट भी करना चाहिए, और जिन मंसूबों में हमें जो टेक्नोलॉजी बेहतर रेट्स पर फीजिबल हमें एक मुल्क से मिले वो उससे करें, दूसरे से मिले उसको। सर वहाँ पता असल में गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। एक सबसे बड़ी वहाँ उनको एक ये सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। हमारे यहाँ माजी में भी देखा है कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पता चलता है ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी तक हमने बहुत कुछ अमेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हिस्ट्री में नहीं देखे जिसमें बहुत आई थिंक नुकसान में हम रहे हैं। तो इसलिए बस एक डर रहता है, कीपिंग द हिस्ट्री इन माइंड, कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हों उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा पहले हो। और बेशक गवर्नमेंट्स आती जाती रहें, लेकिन ये कि वो चीज़ें हमारे फेवर में ही हमेशा रहें।
That's जी the बिल्कुल, देखें इन मंसूबों में मैं क्विक कमेंट ये करूंगा कि ये मुल्क जो रियासतें जो होती है ना, वो गवर्नमेंट के आने जाने से बालातर होकर एक सॉवरेन गारंटी देती हैं। अगर किसी कंपनी के साथ आप बहुत सोच समझ के मुआहदा करते हैं और आप उसके ऊपर अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते, तो वो आपके खिलाफ जो है आलमी अदालतों में भी जा सकती हैं और आप पे पाबंदियां भी बिल्कुल, लग सकती यही हैं। तो है डर। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कल फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। हमने जवाब तो भरपूर दिया और उनके वो जो टैंक पोस्ट थी 6 उनको तबाह भी कर दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये इससे पहले फिर उन्होंने व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। ये क्या चल रहा है सर? वक्तन फवक्तन अफगानिस्तान पर हमला आवर हो रहा है। इस पर भी थोड़ी सी कहते बात कुछ कीजिए। हैं, करते कुछ हैं। जी देखिए, मुख्तसर इसका व्यू ये है कि आप देखें कि अभी भारत का दौरा किया है उनके अबूरी वजीर खारजा ने, और फौरी तौर पर उसके बाद आपने देखा कि ये बड़े पैमाने पे पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से हमलों में तेजी आई है, और इसने 2-3 चीजें हम पे बिल्कुल वाजे कर दी है नादिया। और वो ये है कि जनाब अब गुड तालिबान बैड तालिबान की कोई तफरीक नहीं है, टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई तफरीक नहीं है। ये दोनों मिलकर जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय एक प्रॉक्सी का रोल प्ले कर रहे हैं, बजाय कि वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव करें। और पाकिस्तान ने जिस तरह सीपेक को एक्सटेंड करने की बात की, हमने ट्रेन लाइन को एक्सटेंड करने की बात की, और बहुत हम तरक्की खुशहाली के मंसूबों के बजाय वो भारत के एक तो फैली रियासत और प्रॉक्सी के तौर पे इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के एजेंडे में शामिल नजर आते हैं। इसलिए हम देखें, सफारती सतह पे तो हम आलमी सतह पे, रीजनल सतह पे, बायलैटरल सतह पे ये बात करते रहेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम बॉर्डर को सिक्योर करें। और जहां से अच्छा, इसमें ये बात वाजे करना ना जरूरी है कि हमारी कोई दुश्मनी जंग अफगान अवाम से नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर रहे हैं उनको एक्यूरेटली, टाइमली जो है रिस्पॉन्ड करना पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे अवाम की तवक्को भी है। बिल्कुल सही, बहुत सर, शुक्रिया शुक्रिया। आपने वक्त Thank दिया। you for सैयद your मोहम्मद अली time। हमारे ब्यूटी एनालिस्ट, बहुत अच्छा और एक्सप्लेन किया उन्होंने हर explain चीज को। मुझे तो लगता है कि इंडिया भी सब इसमें शामिल है ही। वो जो एम्बुलेंसेस दी गई हैं अफगानिस्तान को, एक बड़ा सिंबॉलिक है कि भी मारो मरो, कोई बात नहीं, दे रहे हैं तुम्हें एम्बुलेंसेस। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़े बड़े मामलात मुझे समझ में आने लगे हैं। ये केपी का मसला नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा समझ। ये भी समझ आ जाएगा क्योंकि अपने अपने ये लॉजिकल एंड तक पहुंच चुका है। आज ओथ टेकिंग है और नए वजीर आला केपी का इंतखाब हो चुका है। बस उनकी अब हलफ बर्दारी होगी, गवर्नर पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन वो जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो सही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि रिजिग्नेशन दिया अली अमीन गंडापुर ने, गवर्नर ने पहले कह दिया कि इनके साइन कुछ मैच नहीं कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर दोबारा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ऐलान बाकायदा किया कि भाई मैं इस्तीफा दे दिया मैंने, बिल्कुल, और ये कंफर्म कर लें आप। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अदालत चली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और फिर ऑपोजिशन भी गई, और उन्होंने कहा कि देखें ये हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता, और क्योंकि एक वजीर आला ने रिजाइन कर दिया तो दूसरे का इंतखाब हो गया है, तो फौरी तौर पर आप गवर्नर से कहें कि वो, अच्छा गवर्नर आ गए थे कराची किसी तकरीब में। अच्छा, उस तकरीब में ये हुआ कि गवर्नर का मौक़िफ़ उससे पहले तो ये आ रहा था समझ में कि वो शायद इसको लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं, लग रहा था, ठीक है, लग रहा था ना। लेकिन अब जरा सुनिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब में गवर्नर को मुखातिब करते हुए क्या कहा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि वो एक मैसेज भी था गवर्नर के लिए, और उन्होंने एक हुक्म के तौर पर भी कहा कि बस ठीक है, इसको ज़रा लटकाओ नहीं, जाओ जाके। हाँ, देखिए गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी जरूर
आई लव द वे बिलावल स्पीक। देखा ना आपने कितना उन्होंने सही तरीके से बिटवीन द लाइन समझाया उनको। और वो जो पॉजेज और वो जो Exactly, बड़ा मजे का था वो। कांटेक्ट, ओह और जबरदस्त। देखिए जब आईन और कानून की बालादस्ती की बात आती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी आपको क्लैरिटी नजर आई कि गवर्नर साहब आप कोई मतलब आप जाके वोट टेकिंग करें ताकि आईन और कानून पर और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कर जी। क्या रहे हैं? तो बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी है। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब बहुत शुक्रिया आपने राइजिंग शहर में वक्त दिया। ये हुआ क्या वैसे एक होता है बड़ा एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया, दूसरा आ गया, लेकिन ये ऑपोजिशन फिर इसमें आ गई, गवर्नर ने भी थोड़ा सा इसको कोशिश की कि नहीं ये सही नहीं है साइन और ये वो, क्या आपको क्या लगा क्यों किया गया ऐसा? अब बुनियादी तौर पे सिस्टम को ख्वाहिशात के मुताबिक जब चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर इस तरह के फैसले सामने नजर आते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हमें 13 सीटों के साथ जो है ना फालतू में सीटें दे के 54 तक नंबर पहुंचा दिया जाएगा तो कल को हुकूमत भी दी जाएगी। तो इस तरह की ख्वाहिशात जो है ना जन्म दे रही थी, मगर जब लोगों ने देखा, जब पूरी पाकिस्तान ने देखा कि 92 के 92 खिलाड़ी इमरान खान के साथ खड़े हैं तो वो सारी ख्वाहिशात ने दम तोड़ दिया। तो उसके बाद एक रियलाइजेशन हुई, फिर इसको आगे रोक भी नहीं सकते थे। आर्टिकल 130 काफी वाजे था, 30 का 8 कि स्पीकर का उसमें कोई रोल ही नहीं है एक्सेप्टेंस में, वो तो सिर्फ उनके पास इस्तीफा डिलीवर होना है। वो डिलीवर हो चुका था ऑलरेडी, वो उस चीज को एक्नॉलेज कर चुके थे और इसी चीज को सामने रखते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया। जी। और ये जो जेयूआई का मौकफ है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अभी एक का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है, यानी अली अमीन गंडापुर का उनके मुताबिक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, उसके बावजूद आपने एक प्रोसेस किया, अडॉप्ट किया और नए वजीर आला का इंतखाब कर लिया, तो पूरा प्रोसेस ही नल एंड वाइड होना चाहिए। वो भी अदालत गए लेकर इसको। अब वो देखें, वो खुद एक इंडिपेंडेंट जमात है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें किसी ने पुश कर दी है, मगर बात है देखें उन्हें भी समझना चाहिए कि सीएम का ओहदा को मुलाजमत नहीं है। आप किसी के यहाँ मुलाजमत कर रहे हो तो आप इस्तीफा देंगे, आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने का इंतजार करेंगे, एक नोटिस पीरियड होता है। ये एक पॉलिटिकल ओहदा है, पॉलिटिकल ओहदा है, इसमें सिर्फ रेजिग्नेशन टेंडर करना होता है और इसी बुनियाद पे पूरी एक रूलिंग, पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी इस पर अथॉरिटीज मौजूद थी, फिर हमजा शहबाज वाला केस उसमें भी क्लैरिटी हुई और अब कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया कि रेजिग्नेशन सिंपली टेंडर होना होता है, इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना होता। जिस वक्त टेंडर कर दिया, अगले ने अपनी इंटेंट शो कर दी तो इट्स डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। जी। तो बैरिस्टर साहब ये कितने साल मुकदमा चलेगा? हमारे यहाँ तो बहुत लंबे लंबे चलते हैं ना केसेस सही है, सवाल है। मतलब ये फिर कितने सालों बाद या जल्दी फैसला हो जाएगा या कोई फर्क अब पड़ता है तो- इससे? नहीं फर्क पड़ता, मामला चलते रहेंगे, ये केस भी चलता रहेगा। नहीं, इस केस का इस हद तक तो फैसला हो गया ना कि हलफ बर्दारी की तकरीब आज हो रही है, 4 बजे गवर्नर साहब ने ओथ लेना है, वो नहीं लेंगे तो चेयरमैन साहब लेंगे। बाकी देखें, अब वो जेयूआई का अपना फेल है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिट फाइल की हुई है, आज उसमें नोटिस हो जाए, अव्वल तो नोटिस ही नहीं होने चाहिए, अगर नोटिस हो गए अब वो फिर आपको पता है अदालती कार्रवाई है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जनरली इतना लंबा नहीं लेते। नहीं बिल्कुल, जिन ग्राउंड्स तो पे देखें- ज़ाहिर किया गया वो बिल्कुल थोड़े वीक ग्राउंड्स है, क्योंकि देखें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, ये जुडिशियल ऑर्डर है अदालत का और वाज़ेह तौर पर अदालत के अहकामात हैं। लेकिन अच्छा, मुझे इससे आगे निकल के बात करते हैं, यानी अगर अली अमीन गंडापुर रहते तो क्या तब्दील हो जाता या क्या हो रहा था ऐसा जो अब नहीं होगा, और आपने नए वजीर आला लाकर कोई मैसेज दिया है अरबाब इख्तियार को, क्या कोशिश है आपकी तरफ से ये गवर्नर्स की, क्योंकि अभी तक बात आपने की नहीं है। नादिया भी ये सवाल कर रही थी कि उसमें सेहत, तालीम और उसकी तकरीर में कोई बात नहीं थी उनकी। नहीं, वो तो मेरी समझ से बाहर था कि उसमें मैं था और मैं था, लेकिन इसमें लोगों के लिए, केपी के लोगों के मसाइल, तरक्की, उसके लिए कुछ नहीं। वो अच्छा हम बिल्कुल देखिए, इग्नोर केपी कर रहे हैं। के, हाँ जी, मतलब आप देखें केपी के में कोई हुकूमत पीटीआई ने 2024 में नहीं सिर्फ बनाई, देखें ये तीसरा टेन्योर है, एक तसलसल आ रहा है।
हम कोई एक ऐसे सूबे में नहीं बैठे कि जिसमें आज हमने भागदौड़ संभाली और हमारी चीजों में ग्रिप नहीं है। ये वो सूबा है जिधर खान साहब ने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, आज भी हेल्थ कार्ड वहां चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवर द पीरियड एक इन्वेस्टमेंट होती आ रही है। ये कोई बलोचिस्तान की तरह नहीं है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, खुद देखते हैं मामलात कैसे हैं। देखिए केपीके को इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू फेस है, दो इश्यूज हैं। एक कि जिस सूबे ने 2/3 अक्सरियत से ज्यादा इस पार्टी को दी है, वो उस पार्टी से पूछ रही है कि उनका चेयरमैन इमरान खान किधर है। और यही सवाल अली अमीन से भी होता था, चाहे वो पेशावर का जलसा हो या उससे पहले हो, बुनियादी यही सवाल है। और दूसरा सवाल केपी की अवाम क्या करती है, वो सवाल करती है कि हमारा सूबा अनसेफ किस तरह से हो गया है। आज उनके अपनी शहादतें हो रही हैं। तो ये दो मेजर चैलेंजेस हैं और मैं समझता हूँ इन दोनों चैलेंजेस को आने वाले सीएम ने अपनी तकरीर में केटर फॉर किया है। और उनका चैलेंज भी यही होगा, अगर इन दोनों इश्यूज को वो सही तरह से नहीं टैकल कर सकते। वो खुद जिला खैबर से ताल्लुक रखते हैं। जिला खैबर एक ऐसा जिला है जो फ्रंट लाइन बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है जो टेररिज्म फेस कर रहा है। तो देखिए ये उनके घर का मसला है, वो इससे जो है ना अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। नहीं, लेकिन कहना भी तो चाहिए ना सर। फिर इसीलिए तो देखिए मैं कि कोई भी अगर नया ओहदा संभालता है तो वो हमेशा लोगों से को मुखातिब करके कि आप उनके लिए क्या करेंगे बात करते हैं, है ना। मतलब है तो लोगों के ही सब मुंतखब हैं, ये लोगों के लिए इनको काम करना है। तो क्यों नहीं एड्रेस किया गया लोगों को कि जी वहां की आवाम को कि जी आपके जो ये मसाइल हैं उसके लिए मैं ये करूंगा। नहीं तो टेररिज्म पे बात की है ना, बड़ी खुल के बात की है। टेररिज्म इज वन एस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन ये कि जो आपके वैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है और जो मसाइल है, और ये बात नहीं है, ये बात नहीं कि वहाँ मसाइल नहीं है। हमारी भी फैमिलीज वहाँ रहती हैं, बहुत मसाइल हैं, लोग डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई कि एज अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा। किस जिले की बात कर रही हैं? किस जिले की? केपी के सारे मसाइल वहाँ सारे शहरों के जिले का सेहत का, चले सेहत के इशू पे बता देना कि कहाँ हेल्थ कार्ड नहीं आपको एजुकेशनल फैसिलिटीज के मतलब कुछ प्लान लोगों के लिए कोई तो प्लान होना चाहिए। अच्छा खैर मैं साहब पहली तकरीर को ज़ाहिर है सब एनालाइज कर सकते हैं। एक तो यंग है वो और ज़ाहिर है वो एनर्जेटिक भी हैं और खान के ज़ाहिर है वो कहते हैं कि वर्कर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आज अदालत में मुमकिन तौर पर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें कि अगर ये होता है और ये ट्रेल टाइम की जो ट्रेल ये बता देती है कि भाई उस वक्त तक गवर्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया था बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि भाई साइन मैच नहीं करते, जो कुछ भी उन्होंने बात की थी, तो इस बुनियाद पर अगर अदालत ये कहती है कि नहीं ये इंतखाब नहीं होना चाहिए, पहले रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, ये वाज़ेह होना चाहिए, तो फिर तो सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। मुमकिन तौर पर मुमकिनात में से है, मुमकिन नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पे देखें, ऑलरेडी खुद आपने पहला आपका क्या था कि जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ है। अगर जुडिशियल ऑर्डर एक हाई कोर्ट ने किया है, एक चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट ने किया है, उसको अंडू कौन सी अदालत करेगी? उससे ऊपर की अदालत करेगी या डिविजनल बेंच करेगा ना, कम से कम इंट्रा कोर्ट अपील में। वही अदालत तो नहीं कर सकती। इन्होंने तो रिट फाइल की हुई है। पहले तो ये बताएंगे कि उस ऑर्डर की मौजूदगी में, एक जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में ये रिट मेंटेनेबल कैसे है। इस रिट के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए ख्वाहिशात तो बहुत सारों की इस रिट के साथ जुड़ी हुई होंगी कि किसी तरह से एंटरटेन हो, लंबा हो, कुछ 2-2.5 माह मिल जाए और 2-2.5 माह में किसी तरह से दोबारा से सिस्टम को मैनेज किया जाए, 13 सीटों वालों को कुछ और सीटें दिलाई जाएं कि वो 70-72 पे पहुंच जाएं और फिर दोबारा से ये खेल खेला जाए। अच्छा मौलाना साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? आपके साथ तो काफ़ी वो बैठे भी मिलके और एक मुश्तरका लायामल भी एक ज़माने में बनाया अभी कुछ ही दिन पहले, तो उनको क्या अली अमीन गंडापुर से वो मुतमईन थे क्या जो इनसे इख्तलाफ हो गया? नहीं देखें, मौलाना साहब के आप तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं तो उनके तो बहुत जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर देखें बलूचिस्तान में उन्हें जो है ना ऑपोजिशन से तहफ़्फ़ुज़ात है। बलूचिस्तान में वो पॉलिसी कैरी कर रहे हैं मिनरल्स के हवाले से जो वफाक की पॉलिसी है। जब वफाक में बैठे हैं तो वो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे हुए नजर आएंगे। जब केपीके में जाएंगे तो वो फिर जो है ना पीपल्स पार्टी और दूसरों के साथ कंधे रगड़ते नजर आएंगे। तो वो तो उनकी जो है ना लोकेशन के हिसाब से जो है ना मसाइल और चीजें चेंज होती हैं। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। उमर नियाज़ हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। लेकिन तो मुझे लगता है कि सैडली हम लोग जब है ना अपने लोगों के मसाइल को एड्रेस ही नहीं करते, उस पर हम बात नहीं करते, उस पर पता नहीं क्यों हम घुमा फिरा देते हैं, उस पर बात नहीं की जाती
क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन ये कि द पीपल कम फर्स्ट, और असल में- जहाँ के मसाइल हैं, उनको समझना, उनको एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक आम शख्स को सिर्फ अपना मसला है, बिल्कुल, अपना जो उसका सियासत देखें गुजारा आवाम है, से। जो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसके डेली के कम्यूटिंग प्रॉब्लम्स हैं, उस पे कब बात होगी। सियासत करने का हमें जो तो मकसद है ना, उससे वो interest है। अवाम की फलाह व बहबूद है, यानी अवाम की बेहतरी के लिए आप काम करें, यही इसी को तो पॉलिटिक्स आपका कहते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ही हमारे यहाँ फायदा। उस पॉलिटिक्स की डेफिनेशन डिफरेंट है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स है, मैन्यूवरिंग की उसमें पॉलिटिक्स पता है, है पार्टी power प्रॉब्लम्स, politics पार्टी है। प्रॉब्लम्स पे बात होती है Exactly, कि ऐसे। पार्टी के मसाइल ये हैं, पार्टी के मसाइल हम ऐसे हल करेंगे, लोगों के क्या मसाइल है वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल ऐसे। उस तो पे एक बात ब्रेक नहीं हम लेते हैं, होती। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ज़ोहेब, कल कुछ ऐसी मैंने वीडियोस देखी जो मैं कभी भुला नहीं सकती, वो मनाजिर, आप भी। बिल्कुल। वो फ़लस्तीनी भाई जो कि 2 साल से कैद में थे इसराइल की, घर वापस आ गए, और फैमिलीज़ को कुछ को उम्मीद होगी, कुछ को नहीं, तो शायद उम्मीद भी छोड़ दी होगी। मैं कहता हूँ सबके उम्मीद छोड़ ही दी होगी क्योंकि फैमिलीज ने, कोई जो हालात थे। राब्ता कुछ नहीं कि जिससे पता चले कि उनके प्यारे जिंदा हैं भी या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक वीडियो देखी एक भाई की, जिनको बताया गया कैद में कि उनकी फैमिली नहीं बची, उनके 2 बच्चे, छोटा बेटा, बेटी, बीवी नहीं है, और जब वो अब वापस आए तो मतलब उसी गम में होगा कि भी मेरी फैमिली तो है ही नहीं, और फिर फैमिली मिली सामने, बीवी को देखा, बच्चों को देखा, जिस चीज़ से मैं रो पड़ी ना, देख के अपने बेटे के पैर चूम रहा था। नहीं वो ज़ाहिर जज्बात में बिल्कुल And ऐसे the ही है ना, shock मालिहाना of अंदाज seeing में your वो जो family मिला है। alive। बिल्कुल। और ये एक फैमिली की बात नहीं है, मनाजिर आप खुद देखें हैं, ये नरेट कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये मनाजिर खुद ही बोलते हैं कि जैसे वो आ रहे हैं और फैमिलीज मिल रही हैं, कोई अपने बच्चे को देख के रो रहा है ज़ारो कतार, कोई अपने शौहर को देखकर खातून को रो रही है और मिल रही है, ये खुशी के आंसू, लेकिन इसमें एक अजीब सी कैफियत है। यानी खुशी तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो दुख जो है, 2 साल से जो जेनोसाइड किया जा रहा है, और अगर किसी का बेटा मिल गया तो यकीन कीजिए किसी माँ के 4 बेटे चले भी गए, बेशक, और कोई उस फैमिली फैमिली नहीं के- ऐसी उस फैमिली के जिसने 3-4 लोग चले भी गए, हर मार भी दिए फैमिली गए। ने किसी ना किसी मेंबर को खोया है, किसी ने तो पूरी फैमिली को अपने खो दिया, और सोचें बच्चों को खो देना, और ये कि आप कुछ कर नहीं सके। बिल्कुल। मैं कहती हूँ ये जो मोमेंट था ना, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि, और एक लेकिन चीज़ थी ज़ोहेब, ये जो टॉर्चर हुए हैं, जितने लोग वहाँ से आए हैं ना, जिनको भी हम देख रहे थे, लग रहा था कि इनको ऊपर बिल्कुल टॉर्चर ऐसे ही है। हुआ है। बिल्कुल टॉर्चर इन पर हुआ होगा, खैर बट वापसी ये हुई कि है। अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है, आज़ादी से बढ़ के कोई नेमत बिल्कुल। नहीं। ये देखें ना, एक दूसरे से किस मिलकर तरह- क्या क्या बातें कर रहे होंगे, और क्या क्या अपने जो गुजरी है, जो मिजरीज से वो गुजरे हैं, वो बता रहे होंगे अपने प्यारों को, और एक दूसरे को वेव कर रहे हैं। लेकिन खैर 20 यरगमालियों को तो वापस कर दिया है, फिर उसके बाद ये पहला मरहला तकरीबन एमिकेबली ये मुकम्मल हो गया है, और अभी डोनाल्ड बहुत ट्रंप सारे भी कह और रहे हैं कि दूसरा मरहला अब इसका बिल्कुल, अभी मुआहदे का 2000 शुरू आए होगा। हैं, अभी तो और बहुत हजारों जो हैं हॉस्टेजेस इजराइल के जो बिल्कुल। पास हैं, उनको वापस करना चाहिए, और इंशाल्लाह आई होप वो करें भी। ये जो मनाजिर थे ना, जिस तरह माँ गले लग के अपने बेटे को मिल रही है, जिस तरह ज़ारो कतार रो रहे हैं लोग, ये देखें अपने बच्चे को उठाया उसने, कुछ बच्चे ये होंगे, इंतजार भी नहीं किया कि वो जी, उतरे, और कुछ इस एज के बच्चे, इनको याद भी नहीं होगा कि मेरा बाप जो है कब गया, और अब उनसे शायद मतलब उनको याद भी ना हो। लेकिन वो जो घर छीन लिए मनाजिर। गए, उनकी यादें छीन ली गई, सब, उनका फिर वो भी वक्त अब- जो छीन लिया बिल्कुल, गया, वो बिल्कुल कहाँ से ज़ोहेब, वापस लेकिन आएगा? शुक्र है वो चीज़ें बन जाएंगी, वो कुछ ना कुछ वापस आ जाता है, आप घर बना लेते हैं, लेकिन ये जो आपके प्यारे चले जाएं, वो फिर वो तो वापस अच्छा खैर, नहीं इसमें हम आते। खिराज तहसीन पेश करेंगे उन लोगों को जो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इंसानियत की आवाज़ बुलंद करते हैं। कल भी हम ये बात कर रहे थे, और बिल्कुल, हमने एक पैकेज भी तैयार करना है इस पर। बिल्कुल। इंसानियत को आगे रखते हुए पूरी दुनिया में जो लोग आगे निकले, रोड पर प्रोटेस्ट किया, लाखों की तादाद बिल्कुल, में। हर मजहब से जिनका जी। ताल्लुक था, लाखों वो लोग जिनकी गवर्नमेंट्स ने इजराइल को तो तस्लीम इन्होंने किया ही है, लेकिन बिल्कुल, जिन्होंने ties फलस्तीन थे, को बिल्कुल जिन्होंने ऐसे। तस्लीम नहीं अभी किया, और वो सपोर्ट कर भी रहे थे इजराइल को, लेकिन स्टिल अपने लोगों के प्रेशर की वजह से, अवाम की प्रेशर की वजह से उनको फिर भी अपना स्टांस बदलना पड़ा। बिल्कुल ऐसे तो ही मैं कहती हूँ लोगों को सलाम है, और ये जो जीत है सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स की नहीं है, ये तमाम उन लोगों की है जिस भी मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया हो।
कतई नज़र रंग, नस्ल, किस मजहब से हैं, ये सब बाला ताक रखते हुए वो निकले और कंडेम किया जुल्म को और मजलूम की हिमायत की। लाखों की तादाद में इस साल तो इतना प्रेशर लोगों ने डाला है कि जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रिटीज हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज हैं ऐसे जो कि जिनका बैकग्राउंड ही इसराइल का है, जिनका बैकग्राउंड ही यूएस, लेकिन उसके बावजूद उनको बैन कर दिया गया हॉलीवुड में, उनके साथ कोई काम नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों ने प्राइस अदा किए, बट इससे बढ़ के क्या खुशी होगी। ऑल फॉर द राइट कॉज। बिल्कुल। और ये इतने प्यारे मोमेंट्स इन फैमिलीज के, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये फिलिस्तीनी भाई वापस घर आ गए और जिस तरफ अपनी ये पेशरफ्त फैमिलीज हुई के है। पास। और इनके जो बच्चे हैं बगैर बाप के नहीं पलेंगे इंशाल्लाह। उनके सरों पे अपने बाप माँ दोनों का साया हमेशा रहेगा और इंशाल्लाह। बिल्कुल हम ये कहते हैं कि हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अब रिहेबिलिटेशन का फेज हो, रीबिल्डिंग का फेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बने और दोबारा से फ़लस्तीन का इख्तियार फ़लस्तीनी लोगों को मिले और कुछ अमन आए इस रीजन में। क्योंकि देखिए गाजा में जो अनरेस्ट है ना, उसकी वजह से मिडल ईस्ट और ये सारा खित्ता जो है ना, इसमें अनरेस्ट था और तमाम ममालिक की वहाँ पर ये जो प्रॉक्सीज और ये सारे मामले चल रहे थे। हर मैं कहती हूँ दिल में इतनी तकलीफ थी कि ये जेनोसाइड रुक क्यों नहीं रहा, इतने बेबस क्यों है, ये क्यों चल रहा है, अभी तक कोई रोक क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और बाकी ये सीज फायर हुआ है, आप इन लोगों से पूछें कि जिनको मतलब हर रोज जो है, हर रात दिन धमाकों की आवाजें, इतने सारे जो शहीद हो रहे थे, क्या हो बच्चे, जाए, कब बड़े, उनके घर पर जो बचा हुआ है उस पर बम गिरा दिया जाए। मतलब कंटिन्यूसली एवरी डे एवरी नाइट। हम दुल्ला सोचें जब वो आवाजें बंद हो जाएं, वो शोर बंद हो जाए, वो बम गिरना बंद हो जाए, वो बच्चे जो कि अब आराम की नींद सोएंगे, जिनको अब वो 2 मील्स मिलेंगे जिसके लिए वो तरस रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूं बिल्कुल, अब ये जिम्मेदारी अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी की है और स्टेक होल्डर्स की है जिन्होंने इस पर साइन किया है कि अब पूरी तरीके से इस माहदे पर अमल दरामद हो और फलस्तीनियों का इख्तियार उस पर हो मुकम्मल तौर पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम खेल कूद की बात करें। खेल कूद की बात होगी, खेल कूद चल रहा है आजकल। जी चल रहा है। टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का और ये लग रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये मैच, ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि 51 रन बना लिए साउथ अफ्रीका ने, 270 रन रॉन चेस करने हैं, 2 विकेट्स उनकी गिर गई हैं। लेकिन रिकिल्टन अभी खेल रहे हैं, बड़े मेन उनके बैट्समैन हैं और उन्होंने पिछले इनिंग्स में भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखना है अच्छा विकेट वेटेयर बहुत हो गया विकेट पर और हमारे स्पिनर्स नुमान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। आप खुश हैं? मैं खुश हूं अभी तक की परफॉर्मेंस से। तो शायद नुमान भाई से पूछते हैं किसी वक्त कि वो खुश है नहीं। शायद हाशमी भाई ने भी ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत मशहूर है जी। अच्छा शाहिद भाई हो गया जी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन में आपको। आज का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है और या तो साउथ अफ्रीका जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, ड्रॉ की तरफ तो नहीं जाना, ये ज्यादा चांसेस पाकिस्तान के, क्या ख्याल? बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले ओवर में शाह ने डिजॉर्जी को आउट कर दिया। पहले इनिंग्स में बड़ी जबरदस्त उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, गेंद बहुत तेजी से अंदर आई, बैटिंग भी, और ऑल्दो के डिजॉर्जी ने रिव्यू भी लिया लेकिन वो साफ आउट थे। तो साउथ अफ्रीका को शुरू में ही एक झटका लग गया, बहुत बड़ा झटका लग गया, उनके सेंचुरी लेकर आउट हो गए। तो पाकिस्तान फेवरेट है इस टेस्ट मैच के लिए। ऑल्दो कि कल जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की वो बिल्कुल मायूस कुन थी और वो पाकिस्तान को मुश्किल में गुजार थी। तो शायद भाई ये क्या चक्कर है कि T20 पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और ये टेस्ट सीरीज में माशाल्लाह काफ़ी इन कंट्रोल लग रहे हैं और लग रहा है कि खेल रहे हैं, बाकायदा खिलाड़ी जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या वजह है? इस तरह थोड़ी पाकिस्तान को अपने होम कंडीशन में सूट करती है। हम स्पिन बनाते हैं और इस तरह हम सामने वाली टीम को जो स्पिन पे इतनी मजबूत नहीं होती। हमने 3-4 साल पहले साउथ अफ्रीका की जो टीम थी जिसमें अच्छे प्लेयर स्पिन के थे, उनके खिलाफ हम मुकाबले नहीं हो सकते थे। और फिर इनके जो मेन स्पिनर है तीशफ महाराज, वो पहला टेस्ट नहीं खेल पाए, वो इंजर्ड है, वो अभी कल या परसों रावलपिंडी पहुंचेंगे। तो वो टेस्ट मैच मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, इसलिए वो बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं। पाकिस्तान इसीलिए टेस्ट मैचों में अच्छा है कि पाकिस्तान ने वो विनिंग रेसिपी
जो है वो हासिल कर ली कि सीधी विकेट ड्राई विकेट बनाते हैं, उस पर स्पिन होती है। और पाकिस्तान के पास दो बड़े अच्छे स्पिनर हैं, नोमान अली और साजिद खान। ऑल्दो के पाकिस्तान के बैट्समैन अभी तक स्पिनर को खेलने में इतने माहिर नहीं हुए, हालांकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छे खासे स्पिनर होते हैं। तो T20 क्रिकेट से इसीलिए मुख्तलिफ है, हम T20 क्रिकेट में पीछे जा रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी इतने अच्छे नहीं रहे, टेस्ट क्रिकेट में कम से कम अपनी होम कंडीशन में मैच जीत जाए। जी, और अभी ये नोमान अली और साजिद की इस वक्त देखनी होगी परफॉर्मेंस, क्योंकि जो विकेट जैसा खेल रही है स्पिनर्स तो मेरे ख्याल से काबू कर लेंगे साउथ अफ्रीकन को, क्योंकि मेजर विकेट्स इनकी निकल गई हैं। बिल्कुल, जॉर्जी ने जिस तरह पहली इनिंग्स में खेला था, स्पिन पे भी अच्छा खेला था, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए लेफ्ट हैंडर को आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये डाटा बताता है। लेकिन अच्छा बॉलर वही होता है जो डाटा को भी चैलेंज करे, डाटा को भी प्रूव करे कि रॉन्ग है डाटा, और नोमान अली ने इस टेस्ट मैचेस में किया है। अलमिया देखें आपके, वो 40 साल के हो गए, लेकिन उन्हें अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने में सिर्फ 4 साल ही हुए हैं। हमने उनका टैलेंट बहुत उनकी उम्र बढ़ने के बाद डिस्कवर करता है। जी, और ये नुमान बात भी कर रहे थे जब कल मैच खत्म हुआ, कल का डे खत्म हुआ, तो नुमान ने कहा कि मैंने फर्स्ट क्लास पे बहुत फोकस किया है, और वो जो बॉल को पिच कराना है, लाइन और लेंथ जो है बॉल की, वो मैंने मेंटेन रखी और मैंने फर्स्ट क्लास से सीखी है। तो हमारे यहाँ यही शायद भाई प्रॉब्लम यही है ना कि फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं क्रिकेटर्स, जिसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती परफॉर्मेंस में। बिल्कुल ऐसा ही है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमें अपने प्लेयरों को ग्रूम करने की जरूरत है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये हमारे 75, 80 या 100 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें हमने रेड बॉल खिलानी है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी वो लीग में जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, उनको हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खिलानी। तो अब आपको तकसीम करने पड़ेंगे अपने प्लेयर, उन प्लेयरों को जिन्हें हमने रेड बॉल खिलानी है, उनको हमें रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है। इस टेस्ट मैच में ज्यादा हक बनता था खुर्रम शहजाद का, जो रेगुलर रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। सारे स्क्वाड में जो 18 का अनाउंस हुआ था, सबसे ज्यादा उन्होंने पिछले सीजन में फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। उनके ऊपर हसन अली को फौकियत दी गई, जो व्हाइट बॉल खेल रहे हैं रेगुलर व्हाइट बॉल में, और अभी इंजरी से भी आए। तो इस तरह आप करते हैं तो फिर आपके प्लेयरों की हौसला शिकनी भी होती है, और फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर होते हैं उनको उनकी कारकर्दगी का सिला नहीं मिलता। लेकिन ये वन साइडेड सा नहीं हो गया कि आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं और आप मैच जीत जाएं। हमारे फास्ट बॉलर्स, जो कि हमारी एक लेगेसी भी रही है, शाहीन ने पहली इनिंग्स में भी कोई विकेट नहीं ली, हसन अली भी इस तरह कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं कराई, तो विकेट की वजह से है या फिर ओवरऑल हमारा जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? हमारा ओवरऑल फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। हमारे पास टेस्ट मैचों के 2-3 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जैसे मैंने खुर्रम शहजाद का कहा, मीर हमजा रेड बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद अब्बास रेड बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं। इंग्लैंड में तो उन्होंने धूम मचाई थी काउंटी क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में। तो हमें, जिस तरह मैंने कहा ना, हमें अपने प्लेयरों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारे रेड बॉल के प्लेयर हैं, ये हमारे व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं। और बहुत सी टीमों के खिलाफ, जैसे साउथ अफ्रीका हो गई, जैसे इंग्लैंड हो गई, उनके खिलाफ विनिंग फॉर्मूला जो है वो स्पिनर के साथ ही है। हमें अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अगर कभी इंडिया की टीम आ गई, जैसे अभी करीब मुस्तकबिल में तो नहीं लगता, इंडिया को आप स्पिनर से नहीं ड्रेन कर सकते, श्रीलंका को आप स्पिनर से ड्रेन नहीं कर सकते, और अक्सर ऐसा भी होता है हम अपने दाम में खुद फंस जाते हैं। जैसे हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, वेस्ट इंडीज के 2 इतने अहम स्पिनर नहीं थे, उनके खिलाफ हमें टेस्ट मैच हारा। जी शाहिद भाई, थोड़ा सा वो भी कंसर्न था, लास्ट टाइम शो पे बात की थी अबाउट प्लेइंग विद अफगानिस्तान, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके साथ, और उनका झुकाव बहुत इंडिया की तरफ, बड़े इम्प्रेस हैं उनसे। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे वो पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, और हम उनके साथ खेलेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल। देखिए, अभी थोड़ी डिप्लोमेसी होगी इंशाल्लाह। सऊदी अरब, ईरान और ये दूसरे मुल्क कतर बीच में आएंगे। तालिबान हुकूमत को ये समझाना चाहिए कि पाकिस्तान उनका ज्यादा अच्छा पड़ोसी है, ज्यादा हमारा मजहब भी एक है, हमारा तौर अतवार, हमारी रिवायतें भी एक जैसी हैं। तो भारत की तरफ ना जाए हो, और अगर जाएंगे तो उन्हें अपने नुकसान का पता चलेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी ऐसे इशारे मिले हैं कि अफगानिस्तान मना कर सकता है कि ट्राई सीरीज में ना आए तो पाकिस्तान को किसी दूसरी टीम को अरेंज करना पड़ेगा। ये बात तो आज से 400-500 साल पहले मौलाना रूमी कह चुके हैं कि इन लोगों के ऊपर एतबार करना बड़ा मुश्किल है। जी,
और बाबर और रिजवान से मुतालिक बताएं शायद भाई, क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है? हमने T20 से उनको बाहर किया परफॉर्मेंस की वजह से, स्लो रन रेट की वजह से, लेकिन यहाँ भी इस टेस्ट में भी सेटल हो गए क्रीज पर, 29 रन बना लिए फिर आउट हो गए, फिर 42 रन बना लिए फिर आउट। लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं बाबर आजम, और रिजवान की भी कोई खास नहीं है परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन मैंने गिने तो 1024 दिन हो गए। 26 दिसंबर 2022 को बाबर आजम ने टेस्ट मैचों में आखिरी सेंचुरी बनाई थी। वो टेस्ट मैच के वाइट बॉल के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, न जाने उनको क्या एक मसला है जिसकी वजह से वो दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट मैच में और अगस्त 2023 के बाद से ये तकरीबन 777 दिन हो गए आज उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। अच्छा होता कि वो आज भी बैटिंग कर रहे होते। आज उनकी 31वीं सालगिरह है तो फैंस उनको विश कर रहे हैं चारों तरफ से, पूरी दुनिया से, इवन इंडिया तक में उनके फैन है। और अभी एशिया कप में जब वो नई थे टीम में तो इंडियन भी कह रहे थे कि मजा नहीं आएगा बाबर आजम के बगैर। पूरी दुनिया में उनके फैन है। उनको जो मसला है उनको चाहिए कि बड़े प्लेयरों के पास जाएं, इंजमाम उल हक के पास जाएं, जावेद मियांदाद के पास जाएं और बताएं कि मुझे क्या मसला हो रहा है। बहुत से लोग तो अब ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अब वो 31 साल के हो गए, लकी लेडी ले आए, वो शादी कर लें ताकि उनकी लक्ष्य। सही बात है। और शायद भाई हुआ है कि ये ऐसे हम पता नहीं हमारे यहाँ रिवाज है नहीं कि अब एशिया कप जिस तरह खेल के आए उसके बाद बच्चों को उनकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है, उनके साथ शेयर की है, डिस्कस किया इससे कि बेटा क्या हो गया था, तुम जरा ये ब्रेन फॉग हो गया था या फ्रोजन शोल्डर हो गया था, हाँ। ये क्या हुआ, घबराहट से गए थे, पॉज पे क्यों चले गए तुम? एकदम हो जाता है ना बंदा कभी कभी, आप बैठे बैठे स्टिल हो जाते हैं कि मैंने तो कैच पकड़ना था और आप ये ऐसे मतलब फ्रीज हो जाते हैं। कुछ उनकी होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की जाए, हाँ, बच्चों से पूछते हैं, हिसाब हाँ। किताब थोड़ी सी डांट डपट कुछ हुआ, किसी ने पूछा? वो होती है, कोच अपनी रिपोर्ट देता है, मैनेजर अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन कोच को चाहिए कि इन प्लेयरों को बिठा कर समझाए। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का बेहतरीन सुनहरी मौका खो दिया इंडिया को हराने का। अच्छा खासा मैच पाकिस्तान ने बताया था, एक कैच छूट गया, एक स्टंप छूट गया, नए रिकॉर्ड्स बनाए हमने बतख के। जी मैंने कहा कुछ लोगों ने तो डक के रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि क्या कहना चाहिए बस। बिल्कुल ऐसा ही है, इन प्लेयरों को दिखा के समझाना चाहिए। मोहम्मद हारिस को बार बार दिन और रात वो वीडियो दिखानी चाहिए कि गेंद आपके हाथ में आ गई थी और आपने स्टंप पे नहीं मारी, बार बार दिखानी चाहिए। हारिस रोक को अब 3 मैच हो गए, मेलबर्न 2022, डेलस 2024 के आप आखिरी ओवर में इतने रन देते हो। अच्छा बॉलर है, स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा है, उनको समझाना चाहिए। हुसैन तलत को रोजाना 100 कैच पकड़वाने चाहिए कि देखो इस तरह कैच पकड़ा जाता है। इन प्लेयरों को जब तक दिखा के समझाएंगे नहीं, जब तक इनका मेरा तो ख्याल है कि इनकी एक्टर से ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जो एक्टर्स हैं ना 14 घंटे काम करते हैं और उसके बावजूद 2 से 3 घंटा डेली जिम पे होते हैं। आप उनकी फिजिक देखिए। नहीं, जिम पे तो वो मैं बता रही हूँ जो फिटनेस है हमारे एक्टर्स का, इनको जरा उनके हवाले करना चाहिए थोड़ा सा। मुझे तो कुछ की फिजिक पे भी एतराज है कि ये देखिए ना, बाकी आप क्रिकेटर्स देखिए उनके कपड़ों से भी नजर आता है कि एक उनकी फिजिक है, मसल है, मस्कुलर बॉडी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स की अब बात करें, मस्कुलर हो जाएं, थोड़े जरा ढीले ढाले हो गए हैं बहुत ज्यादा, इस पे जरा काम हो। और अगर नहीं समझ आए तो हमारे जो हमारे एक्टर्स हैं, इतनी सच्चाई आप बयान करिए कि ऐसे हो रहा है कि नहीं, अब ये जो ना अब फिटनेस नजर आने का दौर आ गया है। पता चलता है कि जब आप जिम विम जाते हैं, जरा आपके जरा फिजिक बोलती है, इनकी बोल नहीं रही, चुप रहे। जब तक हम नजर आ रहे हैं ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बात कर सकते हैं। करें कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। आप भी सोचिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट, जब ड्रामों की बात होती है तो आपको पता है मेरी आंखों में चमक सी आ जाती है। ज़ुएब, ड्रामे देखते हो? ड्रामे मैं देखता हूँ, देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। पुराने ड्रामे सारे मैंने देखे हुए हैं, जो भी हमारे क्लासिक्स हैं, और अभी भी जो अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, जैसे वो बहुत अच्छे ड्रामे। कुछ हमारे ड्रामे तो इतने मज़ेदार हैं और जो मुझे लगता है जितने सीधे सादे हों और फैमिली लाइफ के ऊपर उतना ही मजा आता है। मोहल्ले की लाइफ बड़ी मज़ेदार होती है। और जब मोहल्ले का ड्रामा हो, अब हालांकि बहुत सारे ड्रामे ना वो रिच एंड फैंसी दिखाते हैं आपको, देख के लोग तंग आ गए वैसे, पता है। तो एकदम स्क्रीन चेंज हुई जब हमने मोहल्ला ड्रामा एक चैनल पे देखा जिसमें एक्चुअली सेट लगाया हुआ है उन्होंने।
बहुत खूबसूरत सेट और मोहल्ले की लाइफ दिखाई है, बहुत सारी फैमिलीज हैं और उसमें उनका दिखाया जो मसले मसाइल भी हैं और जो लालची हैं। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स है ना भाई, मोहल्ले में तो हर कैरेक्टर होता है। बिल्कुल। और जो उसमें एक कैरेक्टर है जो कि एक बच्ची है जो अब एक अमीर आदमी को, लेकिन बड़ी उम्र के हैं, जावेद शेख को उन्होंने फंसाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। शादी पे उसको अपने आप को अगवा भी करा लिया, उनसे दूर करना चाह रही हूँ कि जरा एक पैसे वाला आदमी जिसने किडनैप किया शहजाद शेख ने, सोचो। वो मतलब अगर वैसे देखा जाए शहजाद शेख ने अपने अब्बा की दुल्हन को अगवा किया, जावेद शेख को। अच्छा। हाँ, तो हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेन महा का है, और महा का अगर आप ये ड्रामा फॉलो कर रहे होंगे तो वो भी बड़ा, उनका जी निकाह हो गया उसी लड़के से, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। महा से खुद बात करेंगे। हाँ, साथ ही है। महा कैसी हो? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत फोमो हो रहा है कि मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, तुमने मुझे आवाज तो जा रही है ना। टेलीफिल्म पे हमने इतना टाइम स्पेंड किया तुमने और मैंने, सोचो वही बस वही हूँ मैं। कितना हम बातें कर रहे थे। तो महा का क्या कैरेक्टर है भाई इसमें, इस मोहल्ला ड्रामा में क्या कैरेक्टर है आपका महा? ये भी मैं बताऊं, मैंने पूरा बताए एक्ट ना, कर दिया, अब आप थोड़ा सा बताएं। उसके बारे में बताए ना, आपने तो क्योंकि पढ़ा है। वहाँ माँ को हम बोलते हुए देखना चाह रहे हैं, वैसे ही बता दो। चलो मुझे तो सब पता है, जोहेब को बता दो जरा कैरेक्टर मोहल्ले में किस टाइप की, तुम किस टाइप की लड़की हो उसमें? मैं बताती हूँ। मेरा जो कैरेक्टर है नूर, ये वो लड़की है जो मेरे ख्याल से आमतौर पे हमें हर जगह दिखाई देती है, जिसको शादी करने का बहुत शौक होता है और उसके सारे ख्वाब जो है वो मुंसलिक होते हैं शादी से। शादी होगी तो ये होगा, शादी होगी तो हम वहां जाएंगे, ये चाट खाएंगे। उसकी आजादी इतनी महदूद कर दी जाती है कि उसके सारे ख्वाब जो है वो शादी के बाद के होते हैं। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि किस तरह से वो ख्वाब टूटते हैं। और आपको रियलिटी चेक मिलता है कि शादी असल में आजादी नहीं है, जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में कुछ मोमेंट्स, कुछ लम्हात होते हैं आजादी के, और बहुत ज्यादा असल में जो वक्त होता है, बहुत ज्यादा जो शेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का होता है। लेकिन वहाँ मजे की बातें बताओ मुझे। वहाँ वो बताओ जब वो लड़का तुम्हें मिलने आया था और तुमने छत कूद के तुम दूसरे नेबर के पहुंच गई थी, और वहां तुमने वो जो थी वो जो तुमने सिरप पी लिया था नींद वाला है और नशे में वहीं सो गई, उसकी वजह से निकाह कराना पड़ा क्योंकि वहीं रह गई बेचारी बच्ची। हाँ, वो मुझे बताओ। डर के भागी है वो, है ना। अच्छा, तुम लड़के से डर क्यों रही थी? मासूम, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था, पता नहीं तुमसे तो बात करने आया था वो, तुम इतना डर के कूद गई दूसरे घर में। नूर का कैरेक्टर जो है उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी एक दोस्त आएगी। अच्छा। क्योंकि उसको डर लग रहा है उसकी दोस्त आएगी। एक लड़का आ गया और जाहिर है वो जिस मोहल्ले में रहती है, अम्मा अब्बा की जो अम्मा तो नहीं है, अब्बा की जो सख्तियां हैं, भाई का जो एक हमेशा निगाह रहती है। तो उसने कहा भाई ये तो कुछ भी करने के लिए आ गया, मतलब लड़की की इमेज इतनी इस तरह की है ना, ऊपर से लाइट भी नहीं घर में, अंधेरा भी। ऐसी भागी है। अंधेरा हो, मेरे घर में कोई आए, मेरे पास तो छत भी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट खिड़की से चला नहीं, मैं नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं नूर जैसी एक लड़की होती जिसको अपना दिफा नहीं करने आता, जिसको हमेशा इतने सहमी रहती, तो मैं ये करती है ना, फिर मैं नूर जैसा बिहेव करती। अच्छा, उसके बाद फिर वहां आ गई, इसकी वजह से इतनी चीजें हो गई। हाँ, मतलब हैदर को तमीज नहीं आई ऐसी, मतलब अब भाई निकलना है तो थोड़ा सा डट कर आओ ना, थोड़ा सा दिखाओ ना अपनी तुमने हैदर को अपनी चेन भी तो दे दी थी ना पॉलिश कराने के लिए, वो चेन मिली? मैं बता रही हूँ आदमी सही नहीं है, ये लड़का नहीं सही, ये खराब आदमी। तुमने चेन इसने इतने मजे से दी कि क्या कि मुझे, और ये होता है मोहल्ले में, आप आसपास लोगों को देखते हैं, सालों से रह रहे हैं, तो आप ऐसे बेवकूफ बन भी जाते हैं। अच्छा, आर यू इन लव विद दिस हैदर कैरेक्टर, या नूर को प्यार है या नहीं? नूर का मसला ये है कि जिससे भी शादी हो जाएगी उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसने फैंटेसाइज इतना किया हुआ है ना, उसका तो ऊपर से मकसद ही है। पहले हैदर भाई था, मकसद ही है उसका। भाई था,
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसका और मकसद ही यही है। नहीं अच्छा, और मोहल्ले में क्या हो रहा है? अरे मोहल्ले और में क्या चल रहा है मोहल्ले में? मोहल्ले में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है अभी सेकंड टाइम जावेद शेख के साथ। भाई- अच्छा तो नहीं हो रहा यार इस दूल्हे के साथ, इतना शमसा से वो मैं मोहब्बत बता रही करता हूँ, है, ये सब पागल हैं। है ना? जंजालपुरा है ये, जंजालपुरा वाला मोहल्ला है। अच्छा अब ये क्या जावेद शेख के साथ क्या होगा? शादी हो गई शमसा के साथ, फाइल भी मिल गई उसको, गोल्ड भी मिल गया, अब क्या होगा? मैं बता दूंगी तो आप देखेंगे नहीं। अरे मैं फिर भी देखूंगी, मैं फिर भी देखूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शमसा का कैरेक्टर तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? लेकिन हैदर ने अब तुमसे कहा शादी करूंगा, ये क्यों भाई? वो क्यों शादी करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल जैसा लग रहा है जाती तौर पे मेरी यही मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसे सवालात हो रहे हैं कि जैसे इंटेरोगेशन हो रही है कि ये क्या हुआ था। नहीं देखो ये प्यार करती है हैदर से, हैदर नहीं मेरा ख्याल इतना करता। अब वो कह रहा है डेट ले लें, अब वो एकदम तुम्हारी तरफ कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? बताओ भाई, ये बताओ। ये तो बता दो ना, हैदर तुमसे क्यों शादी करना चाह रहा है भाई? भाई देखिए बात ये है कि हैदर इज अ गुड बॉय, नाइस पर्सन ऑफ मोहल्ला। उसकी इमेज जो है वो अपनी इतनी इमेज मैनेजमेंट कर रहा है, तो कहीं से भी वो अब चाहता वो शमसा को है, साफ दिख रहा है कि उसके लिए भाई किसी को आप चाहते हैं तभी आप इतने पागलपन कर रहे होते हैं ना, जो ये भी कर लो वो भी कर लो, भगा के ले आओ। अब जब चाह रहा है लेकिन उसको ओन नहीं करना चाह रहे। नहीं, वो हैदर का और मैं बताता साथ हूँ ही क्या में मसला है। हैदर तीनों चारों को हाथ में रखना चाह रहा है। नहीं हैदर इज अ गुड बॉय, इतना बुरा नहीं है, हैं? अब मेरे मुंह से कुछ निकलेगा इतना गुड बॉय कि भाई आप लड़कियों को फंसा रहे हो, 3-4 को साथ हैदर कैसे यही चाह रखोगे? रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ तो अच्छा वहाँ हैदर से बच के हाँ। रहा। कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा हैदर से बच के। इस ड्रामे का? बताओ, इतने सारे कितने कास्ट मेंबर्स हैं और वो पूरा सेट लगा हुआ, कैसे शूटिंग एक्सपीरियंस था? बहुत एक्टर्स हैं इसमें। मेरा इट वाज लवली, आई हैड द बेस्ट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मेरा ये होता है कि ठीक है हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा भी अभी तक मुस्तहकम नहीं हुई है, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, बहुत सारी जो है कमियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, वो सारे होते हैं। लेकिन जब आपके पास लोग अच्छे हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा एक्सपीरियंस एटलीस्ट मेरे लिए चेंज हो जाता है। तो हर कोई मतलब हिना आपा से लेके जी क्यू और उसके बाद फिर सरहा, उसके बाद फिर जरनाब, तनवीर साहब, सब लोग इतने अच्छे थे। द मेकअप आर्टिस्ट फराज, एवरीवन, मतलब मैं सबका, मेरा दिल चाहता है मैं एक एक टीम मेंबर का नाम लूं क्योंकि सही। सबने सब तुम्हारा की वजह से फेवरेट मेरा कैरेक्टर experience कौन सा इतना है? अच्छा हुआ। किसको देख के बड़ा एंजॉय कर रही हो? किसका कैरेक्टर पसंद है? यार मैं अगर सच बताऊं, अगर मैं एज एन एक्टर देखूं तो मैं शमसा के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मैं क्या औरत है वो, क्या है वो। वैसे बात है, मतलब मैं बस मैं एक बात बताऊँ, ये जो तन्हाइयाँ में ये शहनाज शेख और मरीना खान वाला जो दौर था, उनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर आपको जरूर करना चाहिए। जहां तक मैंने आपको अभी तक देखा है और रीड किया, जबरदस्त कैरेक्टर। मुझे आप बड़े आगे देखें। सीरियस मैं कैरेक्टर बहुत- किए हैं इसने बहुत। अच्छा। मुझे तो कॉमेडी में अच्छी लग रही है। हाँ बोलो माँ, तुम बोलो बेटा। नहीं, मुझे तो मुझे स्क्रिप्ट मिले तो मैं करूँ, हाँ। जो स्क्रिप्ट मिलेगी सर उसमें से मैं बेस्ट चूज नहीं, करके स्पॉन्टेनियस है ना आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कैरेक्टर डिमांड करता है। अच्छा और वहाँ वो जो I would दूसरे love to. है ना, I would जो love to. दूसरे कैरेक्टर होते हैं, जैसे तुमने दानिश तैमूर के साथ ड्रामे में किया कि जी भाभी की बहन जो इस पे डोरे डाल रही है कि नहीं शादी उससे नहीं करो मुझसे हो जाए, ये स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स, ये करके क्या फीलिंग आती है और ये क्यों करना चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसके पीछे क्या थी? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। है ना, it was a bit मैं unlike you. जाती तौर पे बिल्कुल है ना, जाती हमारे तौर level पे का मैं नहीं। नहीं करना चाहती। बिल्कुल। जी? हाँ हाँ सही। पता, मैंने कहा तुम्हारे, मुझे लगा नहीं तुम्हारे सही। टाइप का। बिल्कुल। देखिए जाती तौर पे मैं नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं चैलेंज नहीं फील करती और फिर ओवरऑल अगर मैं पिक्चर में देखूं तो मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर भी खुश नहीं हूँ और मैं दे क्या रही हूँ आवाम को, अपनी ऑडियंस को, वो ऑडियंस जो हमें बनाती है, ठीक है, तो मैं उनको क्या दे रही हूँ। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अब वो नहीं करूँ। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास जैसे उस वक्त हुआ था कि मेरा वैल्यू सिस्टम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम अलग था। जब आप ये देखते हो कि यार अच्छा ये यहाँ पे ये
36 बुरे काम, और उसको मैं अब कैटेगोरिकली बुरे काम कहूंगी, 36 बुरे काम करके शायद फिर आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, तो नंबर्स मिलते हैं, तो ये होता है वो होता है, फिर आपको कोई एक अच्छा कैरेक्टर मिलता है, अच्छे प्ले में मिलता है, तो फिर आप कहते हो कि चलो 36 करके देख लेते हैं ना, फिर जगह बनाते हैं। अब मेरा ये मानना है कि 36 में जितना आप नुकसान कर रहे होते हैं ना, कम से कम मैं वो नुकसान नहीं उठाना चाहती अपनी जात पे और अपने क्रिएटिव प्रोसेस पे और अपनी आवाम के, बिल्कुल। अपनी ऑडियंस और के। माँ अब इतने मैं कितने साल हो गए, तुमने बिल्कुल सही कहा, कितने साल हो गए अब इंडस्ट्री में माशाल्लाह? मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं। तो क्या लगता है कि बच्चियों के लिए क्या मुश्किलात हैं शोबिज में, हमारी इंडस्ट्री में, फायदे क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं? देखिए बहुत सारे मैं तो बिल्कुल ब्लाइंडर्स लगा के काम कर रही थी, तो मुझे तो पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बस कहती थी अच्छा मेरे पास जो आ रहा है मैं उसमें देखूं। अब थोड़ी थोड़ी मैं बेदार होने लगी हूँ, आंखें खुलने लगी हैं। और बिल्कुल, और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री के बारे में वैसे, है। हाँ। ये अपने पितृशाही के बारे में, नहीं वो तो खैर patriarchy वो और बात है, लेकिन वहाँ मैंने अक्सर ये देखा सोशल मीडिया, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, अक्सर मैंने देखा जो नई जो अपकमिंग आर्टिस्ट होती हैं या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होती हैं, बड़ा ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में बुरी बातें करती हैं। तो क्या वाकई एग्जिस्ट करती है, बोलने लगे मुश्किलात हैं डायरेक्टर्स को लेके, पेमेंट्स को लेके, चांस देने के लिए, फेवरेटिज्म है, ग्रुपिंग है, आपके ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, मैं सब एक एक करके गिनवाना चाहती हूँ। प्लीज बताएं। एक्सप्लॉइटेशन है, बिल्कुल है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, क्रिएटिव एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है, ठीक है, आपको मिसोजिनी है, और मर्दों को बहुत सारे फेवर्स मिल जाते हैं, औरतों को वो फेवर्स नहीं मिलते हैं। मर्दों को कन्वीनियंसेस बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, औरतों को वो नहीं मिलती है। उसूल मर्दों के लिए अलग हैं, औरतों के लिए अलग हैं। उसके बाद फिर ये बहुत सारे, और मैं अब कैटेगोरिकली कहूंगी कि पीपल इन द पोजीशन ऑफ पावर, प्रोड्यूसर्स इन द पोजीशन ऑफ पावर, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मर्दों को भी करते हैं, औरतों को भी करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं, और कभी कभार एक तरह से करते हैं। बड़ा ये तो आपने बिटर रियलिटी बड़ी खुल के बता दी, बड़ी खुल के आपने। बिल्कुल मैं खुल के बता रही हूँ, आई हैव नथिंग टू लूज, ठीक है। अगर मेरे ये बात कहने से कोई मुद्दात हो सकता है और किसी को डर के मारे वो चीजों से रुक सकता है, तो उसको रुकना चाहिए। कॉस्ट पे क्या है, बार्टर क्या है, मुझे काम नहीं मिलेगा। और इससे देखिए टैलेंट भी सफर करता है ना, देखें इससे टैलेंट भी आगे नहीं आता नहीं, तो क्योंकि जब आप डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो आपको कैसे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता वहाँ, जब ऐसा है तो बच्चियां क्यों नहीं स्टैंड लेती हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करती कि जी मेरे साथ इसने ऐसे किया, ताकि तब सही डरें। हम एक ना वेगली लोगों के बारे में बोल देती हैं, नाम लेके या उन पे उनकी शिकायत करके, कम से कम कुछ एक्शन की वजह से चेंज तो आएगा। नदीर, मैं बिल्कुल इस पे बात करती हूँ, क्योंकि एक तो गलत बात यह है कि ये जिम्मेदारी भी बच्चियों पर है। मतलब वो बच्चियां जिनको घरों से निकलने की इजाजत नहीं मिलती है, घरों में इतना तासुब है, घरों में इतनी जो है वो उनको इस्तेसाल है, इतनी एक्सप्लॉइटेशन है, वो घरों से बाहर निकलती हैं। कभी कभार वो अपने घर वालों को पालने के लिए निकलती हैं, उसके बाद वो आती हैं काम करने। और ना सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, हर इंडस्ट्री में ये है, ठीक है। बैंक्स ले लें, हॉस्पिटल्स ले लें, हर जगह पे ये है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कनेक्टेड विद पीपल ऑफ वेरी वेरिड बैकग्राउंड, और सबके ये मसाइल कैसे हैं। सही। तो कॉमनैलिटी यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब आप जाते हो और आपको बिल्कुल कोरे हो, ठीक है, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, ये प्रिविलेज है। अगर मैं इस तरह से बात करूं, ये प्रिविलेज है जो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे दी है, लेकिन हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होता। हर किसी का प्रिविलेज अलग तरह का लगता है। तो अगर उनके पास इतनी मजबूरियां हैं और ये सब चीजें करके हर जमाने से लड़ के जंजीरें तोड़ कर वो आती हैं अपना नाम बनाने के लिए, मशहूर होने के लिए, पैसों के लिए, तो वो होता इसलिए ताकि वो अपनी जात को मुस्तहकम कर सके। अगर उसका रास्ता ये है
जिस रास्ते में हर कोई खड़ा हुआ है कि आओ, मैंने देख लिया, मैंने जांच लिया कि इसको जरूरत है इस काम की, इसके बगैर इसका गुजारा नहीं है, तो आओ मैं इसको एक्सप्लॉइट तो वो एक्सप्लॉइट कर लो, ये बिल्कुल। जिम्मेदारी नहीं माँ, बड़ा मैं ये तो जिम्मेदारी हम तो बच्चों काफी की इंप्रेस भी हुए नहीं आपकी है। बातें सुन के। एक तो ये लग रहा था कि एक्टर्स, हम मुझे लगता है कि बहुत से एक्टर्स उनकी ऑब्जर्वेशन माशरे पर ओपिनियनेटेड नहीं होते हैं, उनकी कोई इससे नहीं होती, लेकिन काफी मेरा परसेप्शन आपसे बात करके तब्दील हुआ है कि हर मामले पर आपकी नजर है, बोल्ड हैं and बहुत स्ट्रेट बहुत शुक्रिया, वक्त दिया थैंक यू आपने। सो मच। वहाँ सॉरी तुम्हें पहले लाइट गुफ्तगू ही कर दिया, हालांकि मेरा था कि इसको जरा हंसते हंसाते बात हो। बहुत ही प्यारी हमारी एक्टर है, बड़ी टैलेंटेड और बहुत समझदार है, बिल्कुल। बिल्कुल है। और आप फरार में इनका काम देखें, बहुत कमाल इन्होंने काम किया है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। और थैंक एक यू। ब्रेक हमने अब लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, वक्त थोड़ा सा रह गया बस। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वक्त हमारे पास कम रह गया। बिल्कुल कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ई चालान के जो अभी इकदाम किए जा रहे हैं, उस पर क्या हिकमत अमली कराची पुलिस ने बनाई है। आईजी सिंध से बात की है नुमाइंदा खुसूसी हमारे फैसल शकील ने, वो जरा देखिए। जी बिल्कुल, कराची पुलिस जो है वो फेसलेस ई चालान सिस्टम ला रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आईजी सिंध। इनसे पूछते हैं कि ये कब से नाफिजुल अमल होगा और इसके साथ साथ किन परेशानियों का सामना है, इब्तदाई तौर पर किन मराहिल में होगा। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम नबी मेमन साहब, आप ये बताइए कि ये जो फेसलेस सिस्टम आ रहा है, इस पे जो है वो शहरियों में तशवीश पाई जा रही है कि किस तरीके से होगा और क्या तरीक़ेकार है, इस बारे में थोड़ा आगाह करें और कब से नाफिजुल अमल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तशवीश की जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है उनको तो बिल्कुल तशवीश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देखें जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें किसी ड्राइवर की गलती होती है या मैकेनिकल फॉल्ट होता है। अभी एक तो ड्राइवर की गलती है, उसने तो गलती की, लेकिन सेकंड जो किसी गार्ड किया उसकी गलती तो नहीं थी। तो मतलब इसमें तशवीश के बजाय मैं समझता हूँ कि लोगों को खुश होना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसमें पुलिस उन गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिकली वायलेशन को चेक करेंगे और उनको घर पे वो उसकी वायलेशन की जो तस्वीर है वो भेजेगी और उस पर उन्होंने फिर उसका फ़ाइन पे करना है। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। दुनिया कितने साल मतलब इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुकी है। हमें इसको मतलब लेट हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए और हम इसी महीने इंशाल्लाह इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारा पूरा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, काफ़ी सारी इनलाइन हो गई हैं। और मुहिम भी आप देख रहे हैं कि मतलब ये ट्रैफिक पुलिस, सिविल सोसाइटी और इसमें गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारा मतलब इफ़ेक्टिव कैंपेन चल रही है। हम नहीं चाहते कि भाई कोई इस तरह की एक्टिविटी करें जिसमें पब्लिक को ना इंफॉर्मेशन हो, तो वो कैंपेन हमारी मजीद अभी 10-12 दिन चलेगी और उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है सर, पहले फेस में वो कौन हैं जिन्हें कवर किया जाएगा, कितने कैमरे लगे हुए हैं जो इसकी कवरेज करेंगे? देखिए, इसमें मतलब आउटरीच तो जहाँ पे कैमरा लगेगा वहाँ पे इसकी होगी। अभी हमारी जो आउटरीच है उसमें डिफरेंट किस्म के कैमरास हैं। एक कैमरास वो हैं जो यहाँ पे हमने कराची में जो स्मार्ट कैमरास नहीं थे वो मतलब कैमरास हैं, उनको हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन जाहिर है कि वो उनकी इंटीग्रेशन तभी होगी जब वो कन्वर्ट होंगे स्मार्ट में, और उसमें एफर्ट हुई है और उसमें काफ़ी सारे ऐसे पीटीजी कैमरास हैं जो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। और दूसरा फिर सेफ सिटी के कैमरास हैं, मतलब ये कि वो फर्स्ट फेज़ उसका कंप्लीट हो गया है और मतलब वो ख़ास तौर पे साउथ और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उनकी मतलब डिप्लॉयमेंट है। और तीसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम S4 कहते हैं, उसका पूरे मतलब सिंध में जितने भी डिफरेंट टोल प्लाजाज हैं वहाँ पे ये ट्रैफिक के कैमरास वहाँ लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो हम सेकंड फेज़ में और जल्दी हम इस फेज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये न सिर्फ कराची बल्कि इंटीरियर में भी इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि कराची जो हालिया पुलिस टारगेट किलिंग हुई थी
और ये वाक़यात हुए थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई लीड वगैरह मिली है, किसी उस पर काम कर रहे हैं आप? इसलिए कि कुछ अरसे में कई पुलिस एहलकारों को जो है वो निशाना बनाया गया। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए और इसमें हमारा कराची पुलिस और सीटीडी सिंध काफ़ी मतलब एफर्ट कर रहे हैं और मैं इस स्टेज पे नहीं मुनासिब समझता कि इसको कोई मीडिया के ज़रिए से डिस्क्लोज़ करूं, लेकिन काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इस पर। आखिरी सवाल ये कि कराची में क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है और आपने कोई सिक्योरिटी अलर्ट वगैरह निकाले? देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट दुनिया में हर जगह पे होता है, कराची इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, लेकिन ये कि हम अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोऑर्डिनेशन अपनी बाकी सारे इदारे से बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो अदरवाइज़ शायद वो हो जाती, लेकिन अच्छी कोऑर्डिनेशन की वजह से वो प्रीएम्प्ट हुई हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना होने पाए। इसमें हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो इसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे, ये सारे एक पेज पे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे आईजी सिंध, जो कि बता रहे थे कि सिंध पुलिस अमन अमान बहाल रखने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। उन्होंने फेसलेस जो ई चालान सिस्टम है उसके बारे में भी वाज़ेह किया कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी किसी को, और इसमें तो जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। आईजी सिंध से आप ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको आप लाइटली ना लें, क्योंकि अच्छे खासे जो हैं फाइन्स इशू हो रहे हैं पंजाब में। वो लोग जो वायलेट कर रहे हैं, यहाँ भी बड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, हजारों के फाइन्स हैं। तो अब आप जरा जो है ना बिल्कुल सीधे होकर सब ड्राइव करें और अपने जो है जितने भी ये रूल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें। शो का वक्त खत्म हो गया है। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।